हेलो एवरीवन, मैं चंदन माइती स्वागत करता हूं आपका फिर से बेस्ट एंड रेलेवेंट करंट मुद्दे में। ये जो टॉपिक है इकोनॉमी, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। लास्ट तक देखना क्योंकि चीज़ें इकोनॉमी में समझ नहीं आती। जब तक आपको समझ नहीं आएगी आप क्वेश्चन डील नहीं कर पाओगे। तो इसमें मैं कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स जो आपको समझ नहीं आते हैं, जो आप रट्टा नहीं मार पाते हो, उसको मैं समझाने वाला हूँ ताकि आप इजी से क्वेश्चन को डील कर पाओ। ठीक है। और बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है ये, सीजीएल के लिए या फिर जो आने वाला आपका सीएचएसएल है, दोनों में ही हेल्प करेगा। ठीक है। और चैनल को भाई लाइक वगैरह भी कर देना, सब्सक्राइब कर देना इससे पहले पूरा वीडियो चालू करें। तो चलिए चलते हैं। देखो, इंट्रोडक्शन में मैं ये सब नहीं बता रहा कि व्हाट इज़ इकोनॉमी, माइक्रो इकोनॉमी, मैक्रो इकोनॉमी क्या है। जस्ट छोटी सी मतलब वीडियो जो होगी, इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बताऊंगा बस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें एक तो आपको याद ये रखना है कि जैसे अगर फादर ऑफ इकोनॉमीज पूछे तो एडम स्मिथ आप लगाओगे, अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स पूछे तो अल्फ्रेड मार्शल लगाओगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो बहुत जगह पे जैसे एडम स्मिथ का भी नाम मिलेगा, बट जो क्वेश्चन था उसमें आंसर अल्फ्रेड मार्शल एसएससी ने दिया हुआ है, तो आप ये याद रखोगे। मैक्रो इकोनॉमिक्स जेएम केनियस। ठीक है। तो ये तीन टर्म जो है वो आप क्या करोगे, याद रखने वाले हो। ठीक है। फिर इसके बाद अगर हम देखें, सेक्टर्स की बात होती है कि जो इंडियन इकोनॉमी है उसमें कितने सेक्टर्स हैं, या क्वेश्चन कैसे पूछता है कि जैसे ये कह देगा कि इलेक्ट्रिसिटी हो गया, तो ये कौन से सेक्टर में हो गया। तो मेनली अगर हम देखें इसमें तीन सेक्टर्स होते हैं हमारे पास में, एक प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। देखो, प्राइमरी सेक्टर जो होता है वो क्या है, जो मतलब रॉ मटेरियल हमें जो मिलता है वो सारा किस में आ जाता है, प्राइमरी सेक्टर में आ जाता है। रॉ मटेरियल जैसे हम एग्रीकल्चर करते हैं तो जो खाना हमें मिलता है वो रॉ है। फॉरेस्ट्री हो गया, जंगल हो गया, फिशिंग जो मछली हम पकड़ते हैं, माइनिंग जो हमें माइन करके जो भी कुछ मिल रहा है, तो वो सारा रॉ मटेरियल है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है कि जो फर्स्ट टाइम यूज़ होने वाला है वो सारा ही क्या है, प्राइमरी सेक्टर में आ जाता है। ठीक है। रॉ मटेरियल हम उसको कहते हैं। फिर सेकेंडरी सेक्टर जिसको हम कह रहे हैं। अब सेकेंडरी सेक्टर में जनरली क्या होता है कि मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, मतलब सेकंड स्टेज है ये एक तरीके की। तो जैसे हम कुछ भी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, लाइक जैसे हमने मतलब कोई भी रॉ मटेरियल लिया, एग्रीकल्चर से कुछ भी मिला, उससे हम कोई खाना वगैरह कुछ बना रहे हैं, मैन्युफैक्चर हो गया। कोई बिल्डिंग का हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, या मान लो वाटर से हमने क्या करा, इलेक्ट्रिसिटी बनाई, और ऐसे ही सेम गैस और वाटर की सप्लाई वगैरह करी। तो ये सब किस में आ जाता है, सेकेंडरी सेक्टर में आ जाता है। फिर आता है मेन सेक्टर जिसको हम कहते हैं टर्सरी सेक्टर, और ये सर्विस सेक्टर भी कहलाता है। ठीक है। सर्विस सेक्टर क्यों कहलाता है, क्योंकि इसके अंदर जितनी भी चीज़ें आएंगी वो सारी क्या होती है, सर्विस होती है। सर्विस कैसे, जैसे ट्रांसपोर्ट सर्विस हो गया, टेली कम्युनिकेशन जैसे आपका जो एयरटेल हो गया, वोडाफोन आइडिया, कुछ भी हो गया, तो वो भी क्या कर रहे हैं, हमें सर्विस दे रहे हैं ताकि हम एक दूसरे से बात कर पाए। ऐसे जो बैंक वाले हैं वो भी अपना सर्विस दे रहे हैं ताकि हम पैसे जमा कर पाए, हम वहाँ से इंटरेस्ट ले पाए या अपना सेव कर पाए, जो भी है बैंक सर्विस दे रहा है उसमें। इंश्योरेंस वाले भी हमें सर्विस दे रहे हैं, रियल इस्टेट जो है वो भी हमें सर्विस दे रहा है। सेम एज मतलब कंप्लीट सर्विस सेक्टर किस में आ जाता है, टर्सरी सेक्टर में आ जाता है। तो इसमें बस ये लोग यही पूछते हैं, या तो ऐसा दे देगा कि एक एग्जाम पूरा लाइन दे देगा, कहेगा ये कौन से सेक्टर में आता है, या सिंपल दे देगा, एक पॉइंट दे देगा और कहेगा कि ये कौन से सेक्टर से बिलोंग करता है। अब इसके बाद इंडियन इकोनॉमी का नेचर अगर हम देखें तो सबसे फेमस यही है, मिक्स्ड इकोनॉमी। देखो, मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होता है, ऐसी इकोनॉमी जिसमें प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों का ही पार्टिसिपेशन रहेगा। दोनों ही मिलके जब किसी इकोनॉमी को बनाते हैं तो उसको हम कह देते हैं कि वो एक मिक्स्ड इकोनॉमी है। तो ये आपको याद रखना है। फिर इसके बाद हमारी जो इकोनॉमी है वो एग्रेरियन इकोनॉमी है। एग्रेरियन मतलब एग्रीकल्चर, मतलब हमारी जो इकोनॉमी है उसका जो मेन पार्टी मतलब उसमें जो ज़्यादा लोगों का एम्प्लॉयमेंट है या कंट्री की जो डिपेंडेंसी है वो एग्रीकल्चर पे काफ़ी ज़्यादा है, तो इसलिए इसको एग्रीरियन इकोनॉमी भी कहा जाता है। फिर उसके बाद डेवलपिंग इकोनॉमी, हमें पता है हमारा जो कंट्री है वो कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, डेवलप कर रहा है, तो इसलिए इसको डेवलपिंग इकोनॉमी कहा जाता है। तो जो डेवलपिंग इकोनॉमी है उसके कई सारे फैक्टर्स होते हैं, तभी किसी कंट्री को डेवलपिंग इकोनॉमी कहा जाता है। जैसे उसमें लो पर कैपिटा इनकम पाया जाएगा, पॉपुलेशन प्रेशर जो है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है, लेकिन स्टिल हम क्या करते हैं, स्टीडली धीरे धीरे क्या करते हैं, ग्रो करते रहते हैं। तो इस तरीके की इकोनॉमी जिसमें कोई कंट्री धीरे धीरे ग्रो कर रही है वो डेवलपिंग इकोनॉमी कहलाती है। ठीक। फिर इसके बाद देखो, अब मेन चीज़ें हैं पॉलिसी। दो तरीके की पॉलिसी होती है, एक होती है मॉनेटरी पॉलिसी, एक होती है फिजल पॉलिसी।
ठीक। तो जो मॉनेटरी पॉलिसी है, मॉनेटरी नाम से आपको पता चलता है मनी। ठीक। कहने का मतलब क्या होती है, ये ऐसी दो पॉलिसी होती हैं जो क्या करती हैं, जैसे हम इनसे क्या करेंगे आगे चलकर देखेंगे कि किस तरीके से मनी को कंट्रोल किया जाता है या मनी का लेन देन को कंट्रोल करेंगे। तो देखो, अगर मैं इसको शुरू करूं तो होता क्या है, देखो सबसे पहले एक जो पुराने टाइम में होता था उसको हम कहते थे बार्टर सिस्टम। ये आपने अपना इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी पढ़ा होगा। बार्टर सिस्टम में क्या होता था कि जैसे इस टाइम पर तो कुछ खास वैसे करेंसी वाला हिसाब किताब नहीं था। तो मान लो मेरे पास क्या है, मेरे पास एक बोरी गेहूं है और इसके साथ में मुझे क्या करना है, मेरे को चाहिए क्या, मेरे को एक काव चाहिए, गाय चाहिए खेती के लिए, लेकिन मेरे पास देने के लिए क्या है, एक बोरी गेहूं है। ठीक है, या ग्रेन है जो भी है। तो मुझे एक ऐसे बंदे को खोजना पड़ेगा जो अपनी काव बेचना चाहता है और जिसको ग्रेन चाहिए। तो इस तरीके का सिस्टम बार्टर सिस्टम कहलाता है। मतलब सिंपल सा है कि एक्सचेंज जिसमें हम करते थे। तो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर चीज़ें टफ़ थी। क्यों टफ़ थी? क्योंकि हमें ऐसे बंदे को खोजना होता था जिसमें हम क्या कर सकते हैं कि वैसा बंदा जिसको हमारी ज़रूरत हो और उस बंदे को हमारे माल की ज़रूरत हो और हमें उस बंदे के माल की ज़रूरत हो। जैसे आपने जो ऋतिक रोशन की मूवी देखी होगी, हड़प्पा वाली, हड़प्पन सभ्यता वाली। ठीक, तो उसमें भी मोहनजोदाड़ो थी जो, तो उसमें भी यही था। उसमें भी आपने देखा होगा कि एक जगह पे पूरा मार्केट लगता है, तो उसमें ऋतिक रोशन कहता है कि इतना मैं दूंगा अगर आप इसमें लोगे कि नहीं लोगे। तो इस तरीके का है। तो सिंपल है, जब एक्सचेंज होती हैं चीज़ें एक से दूसरी चीज़ के लिए तो उसको हम बार्टर सिस्टम कहते हैं। तो बार्टर सिस्टम की दिक्कत क्या थी कि भाई इसमें एक तो दोनों बंदों के पास ऐसा होना चाहिए कि भाई दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत हो तभी हम माल खरीद पाएंगे। ठीक है, और कोई फिक्स मेज़रमेंट नहीं था कि भाई एक गाय के लिए कितनी बोरी अनाज चाहिए होगा। तो ये सब दिक्कत थी। इसके चलते क्या हुआ कि कॉइन, मनी का क्या हो गया, इजाद हुआ, या मनी की वो हुई इन्वेंट, मनी को किया गया कि ये एक स्टैंडर्ड रुपी होगा या स्टैंडर्ड कुछ होगा, स्टैंडर्ड वैल्यू होगी जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, किसी भी चीज़ को ख़रीद पाएंगे। और जो भी बंदा मतलब इसको रिसीव करेगा वो कुछ और चीज़ें फर्दर आगे जाकर इससे ख़रीद सकता है। इसलिए मनी का क्या हो गया, इन्वेंट हुआ। ठीक। तो अब देखो इसके अंदर क्या होता है कि एक टर्म होती है सप्लाई, एक होता है डिमांड। सप्लाई और डिमांड क्या होता है, सप्लाई हमको पता है कि भाई जैसे मैं कोई सप्लायर हूँ, मैं कुछ बना रहा हूँ। सपोज़ मेरी एक बिस्कुट की फैक्ट्री है, तो मैं जितने बिस्कुट बाहर बना के बेचता हूँ वो मेरी क्या है, सप्लाई है। तो अगर मान लो मैंने 100 बिस्कुट बाहर बेचे तो वो मेरी सप्लाई है। लेकिन अगर बाहर मान लो 90 बंदे हैं, 90 बिस्कुट खरीदने के लिए बंदे हैं, तो इसका मतलब मैं कह दूंगा कि भाई 90 क्या है, डिमांड है। ये सिंपल है। ठीक है, सप्लाई मतलब सप्लाई देना, वो सप्लाई कहलाता है। और उसकी बाहर कितनी डिमांड है वो हमारे इकोनॉमी टर्म में डिमांड कहलाता है। अब इसके साथ दो टर्म आती है, एक को हम कह देते हैं इन्फ्लेशन और एक को हम कह देते हैं डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई और डिफ्लेशन मतलब जो मंदी आ रही है, रिसेशन एक्चुअल में कहलाता है। इन्फ्लेशन जस्ट उल्टा है, मतलब डिफ्लेशन में क्या होगा, रेट कम हो जाएगा। तो महंगाई में हम क्या कहते हैं, महंगाई हो गई, महंगाई बढ़ गई। तो महंगाई में क्या होता है कि जैसे हर एक चीज़ का जो प्राइस वगैरह होता है, सब कुछ क्या होता है, इंक्रीज़ हो रहा होता है। क्यों इंक्रीज़ हो रहा होता है? जैसे मान लो कि यहाँ पर क्या है कि एक कंटेनर है, कंटेनर में मान लो 100 किलो आलू रखे हुए हैं। ठीक है, पोटैटो। अब इसको खरीदने के लिए ना 1000 लोग हैं, 1000 पीपल है, लेकिन है तो 100 किलो ही मिल पाएगा। ठीक। और इसमें भी किसी बंदे को 10 किलो चाहिए होगा, किसी बंदे को 20 किलो चाहिए होगा। तो इसका मतलब हमें पता चलता है कि जो सप्लाई है वो तो कम है, लेकिन इसकी डिमांड जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। अब मान लो लोगों के पास अगर पैसा रहे, तो इस बंदे ने आलू का रेट 100 किलो था, वो मान लो 10 रुपये था। तो अब एक बंदा कहेगा कि भाई मैं 15, अगर लोगों के पास पैसा ज़्यादा होगा तो कोई भी बंदा जैसे एक कहेगा कि भाई मेरे को 15 रुपये में 5 किलो दे दो। फिर एक दूसरा बंदा कहेगा कि भाई 20 रुपये में मेरे को 10 किलो दे दो। तो इस तरीके से अगर पैसा रहेगा तो ये 10 रुपये ही क्या होगा, इंक्रीज़ होता जाएगा। मतलब इसी को इंक्रीज़ कर देंगे और यही इन्फ्लेशन कहलाता है। मतलब सिंपल सा टर्म है। इसको आप कैसे ध्यान रखोगे, मार्केट में अगर पैसा रहेगा, मनी रहेगा, तो इन्फ्लेशन आएगा। ठीक है, और अगर मार्केट में पैसा नहीं रहेगा तो
डिफ्लेशन आएगा, इन्फ्लेशन कम होगा, कहने का मतलब। क्यों? क्योंकि देखो, अगर मान लो इसके पास 100 किलो पोटैटो थे, 10 रुपये का बेच रहा है। अब मान लो 1000 बंदे हैं तो सही खरीदने के लिए, बट इनके पास पैसा नहीं है। मतलब तो अगर जब इनके पास पैसा ही नहीं है, 10 रुपये भी नहीं है खरीदने के लिए, तो भाई बहुत सारे बंदे खरीद ही नहीं पाएंगे। तो जब खरीद ही नहीं पाएंगे, इसका आलू बिकेगा ही नहीं। तो जब इसका आलू बिकेगा नहीं तो ये क्या कोशिश करेगा? ये कोशिश करेगा कि भाई मुझे तो 100 किलो बेचना है सड़ाने से पहले। तो ये क्या करेगा? कहेगा कि भाई 10 रुपये का रहने दो, आप 8 रुपये का ले लो आलू। तो उसमें भी जो बंदे कैपेबल होंगे वो खरीद पाएंगे। तो हमने क्या देखा? रेट कम हो गया अपने आप। तो इसी को हम कह देते हैं क्या? डिफ्लेशन। और पिछले वाले में क्या हो रहा था? रेट बढ़ रहा था, 10 से 12, 12 से 15 हो गया था। तो इसी को हम कह देते हैं क्या? इन्फ्लेशन। ठीक। तो इसमें क्या होता है ना कि कुछ पॉलिसीज़ होती हैं जिसको हम कहते हैं, जैसे इन्फ्लेशन से लड़ने के लिए एक होती है रिड्यूस मनी पॉलिसी। रिड्यूस मनी पॉलिसी में क्या होता है कि हम इस तरीके की पॉलिसी अपनाएंगे जिससे पैसा जो है, मनी, वो मार्केट में क्या हो जाए? कम हो जाए। तो इसलिए इसको हमने कह दिया रिड्यूस मनी पॉलिसी। क्लियर है? अब मनी जो है, पैसा मार्केट में कम हो जाएगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? वो टाइट हो जाएगा। टाइट कहने का मतलब इजीली अवेलेबल नहीं होगा। वो मार्केट में जब कम है, उसकी लिक्विडिटी कम है, तो वो आसानी से मिलेगा नहीं। जैसे अभी 10 रुपये 20 रुपये के नोट हैं, वो आपको आसानी से मिलते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि वो गवर्नमेंट उठा ले रही है पैसा। तो इस तरीके की पॉलिसी को हम टाइट मनी पॉलिसी भी कह देते हैं, क्योंकि मनी क्या है? नहीं मिल रहा है, इजीली अवेलेबल नहीं है। फिर इसके बाद थर्ड टर्म हो गया जिसको हम कहते हैं डियर मनी पॉलिसी। डियर मनी पॉलिसी क्या है? देखो, डियर मनी का मतलब क्या हो गया? जब मनी मिल नहीं रहा है तो मनी क्या हो गया? महंगा हो गया है। तो महंगा हो गया, इसलिए इसको हम कह देते हैं डियर मनी पॉलिसी। फिर इसके अपोजिट ही डिफ्लेशन चलता है। अब महंगाई क्या हो गई है? महंगाई नहीं है। महंगाई को मुझे क्या करना है? डाउन करना है, मेरे को कम करना है। तो कम करना है तो मैंने क्या बताया कि अगर आपको क्या कहते हैं, महंगाई को कम करना चाहोगे, देखो ये जो इन्फ्लेशन मैंने बताया है और ये जो 3 पॉलिसी बताई है, ये कंट्रोल करने के लिए है। कहने का मतलब अगर आपको इन्फ्लेशन रोकना है, कैसे? जैसे अभी मैंने देखा कि अगर बंदों के पास पैसा कम हो जाए तो रेट अपने आप क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो इन्फ्लेशन क्या हो जाएगा? डाउन हो जाएगा। तो अगर मैं मनी मार्केट से पैसा निकाल लूँ, कम कर लूँ, तो इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। ठीक है? तो इसी को टाइट मनी और डियर मनी पॉलिसी भी कह देते हैं। सेम अगर उल्टा हो जाए, उल्टा कैसे? मार्केट में अगर पैसा जो है, मतलब मार्केट में मंदी आ गई है, बहुत बहुत डाउन चल रहा है मार्केट, लोगों के पास पैसा नहीं है खरीदने को। तो जो लोगों के पास पैसा नहीं होगा खरीदने को, तो क्या होगा? मार्केट में डिफ्लेशन आ जाएगा। मतलब हर एक चीज़ का रेट जो है वो कम होता रहेगा। मान लो क्या होगा कि भाई एक नई बाइक लॉन्च हुई, लोगों के पास पैसा नहीं है, तो कंपनी ने कहा कि भाई इसका रेट थोड़ा डाउन किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बंदे खरीद पाएँ। तो उस केस में हम क्या करते हैं? ऐसी पॉलिसी अपनाते हैं जिससे मार्केट में पैसा इंक्रीज़ हो, लोगों के पास पैसा आए, ताकि वो डिफ्लेशन से लड़ पाएँ, वो चीज़ों को खरीदे और ख़रीदने की वजह से जो चीज़ों का रेट है वो बढ़े, और जो पैसा कम हो गया था, मतलब जिसको हम कह रहे थे कि मंदी आ गई है, वो दोबारा से क्या हो? धीरे धीरे बढ़कर महंगाई की तरफ जाए। और इसी को इजी मनी पॉलिसी कह देते हैं। क्यों? क्योंकि मनी इस टाइम पर हम क्या करेंगे? अवेलेबल कराएंगे। तो अवेलेबल जब हम कराएंगे तो मनी इजीली मिलेगा मार्केट में, तो इजी मनी पॉलिसी कहलाएगा। फिर उसी तरीके से इसी को चीप मनी पॉलिसी कहेंगे। क्यों? क्योंकि मनी का रेट, इस टाइम पर जो पैसा है, पैसे का रेट जो है वो कम हो गया, क्योंकि वो इजीली अवेलेबल है, इसलिए इसको चीप मनी पॉलिसी भी कहा गया। तो डिफ्लेशन से लड़ने के लिए ये 3 पॉलिसी अपनाई जाती है, या एक ही पॉलिसी है, 3 नाम है। सेम एज इन्फ्लेशन से लड़ने के लिए ये 3 पॉलिसी अपनाई जाती है और एक ही नाम है इनका। ठीक। अब देखो, जो ये मॉनेटरी पॉलिसी है, इसके कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। जैसे हमने ये तो देख लिया कि भाई मेरे को पैसे को रोकना है। अगर मुझे सपोज इन्फ्लेशन से लड़ना है तो मुझे मार्केट में पैसे को कम करना है। तो अब हम उस पैसे को कम कैसे करेंगे? हम जो वो पैसा मार्केट में है उसको निकालेंगे कैसे मार्केट से? तो उसके लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जिसमें से एक पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। देखो, क्वेश्चन ऐसा पूछ लेगा डायरेक्ट आपसे कि जैसे ये चारों दे देगा और कहेगा कि ये किस तरीके का इंस्ट्रूमेंट है, तो आपको लगाना है क्वांटिटेटिव है। या फिर ऐसा कह देगा कि इनमें से कौन सा क्वांटिटेटिव नहीं है, तो 3 ऑप्शन ये दे देगा और एक ऑप्शन यहाँ से रख देगा या कुछ और रख देगा। ठीक। तो हमारे पास 2 तरीके के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, एक होता है क्वांटिटेटिव, एक होता है क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव जो होता है वो इनडायरेक्ट कंट्रोल होता है। मतलब उसमें क्या होता है?
इनडायरेक्टली धीरे धीरे क्या होता है, चीज़ें ठीक हो जाती है और इन्फ्लेशन जो होता है वो क्या हो जाता है, कंट्रोल हो जाता है, या डिफ्लेशन जिसको भी हमें कंट्रोल करना है। क्वालिटेटिव क्या होता है ना, इससे तुरंत जल्दी असर दिखता है, ये बहुत सिलेक्टिव ऑपरेशन होता है और डायरेक्ट रिजल्ट इससे दिखता है। ठीक, तो इसलिए क्वांटिटेटिव को जनरल और इनडायरेक्ट कहा जाता है, क्वालिटेटिव को सिलेक्टिव और डायरेक्ट कहा जाता है, क्योंकि ये प्रॉपर किसी मार्केट में काम करता है, किसी सेक्टर में काम करता है। तो अब देखो इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ें, आप तो भाई ये चीज़ को रट्टा मार लो कि CRR, SLR या रिजर्व रेशियो क्वांटिटेटिव में आता है। इसमें क्वांटिटी मैटर करती है। कैसे मैटर करती है बताता हूँ। ओपन मार्केट ऑपरेशन हो गया, रेट्स हो गए, अलग अलग तरीके के क्वांटिटेटिव है। जनरली ये वाला आपको याद रखना है, ठीक है। क्वालिटेटिव में जैसे मार्जिन हो गया, कंज्यूमर क्रेडिट कंट्रोल हो गया, उसके बाद रेशनिंग, मॉरल सुएशन, ये सारी चीज़ें। तो अब थोड़ा सा ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे इसको, थोड़ा सा पढ़ेंगे। जैसे देखो रिजर्व रेशियो की अगर मैं बात करूँ, रिजर्व रेशियो क्या होता है। देखो क्या होता है कि जैसे मान लो कि RBI है, इसको हम सेंट्रल बैंक कह रहे हैं हमारे इंडिया का। अब इसके अंडर में बहुत सारे बैंक है, SBI बैंक हो गया, ठीक है, PNB बैंक हो गया। अब मान लो हाल फिलहाल में ही एक नया बैंक खुला जो क्या है, बंधन बैंक है, ठीक है। अब क्या होता है कि हम लोग तो भाई बैंक में पैसा रखते हैं। सपोज़ ये बैंक वाला क्या हो गया, पैसा लेकर भाग गया, या कुछ ऐसा क्राइसिस हो गया जिसकी वजह से इसके पास पैसा नहीं है देने को। कस्टमर ने डिपॉजिट किया था 20 करोड़ इसके पास, और बंधन बैंक के पास क्या है, अब पैसा नहीं है। वो कह रहा है कि मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं आपको पैसा नहीं दे सकता। तो उस केस में क्या होता है कि भाई उस केस में तो दिक्कत हो जाएगी। तो क्या होता है, RBI कोई भी बैंक होता है ना, उससे एक फिक्स अमाउंट में पैसा जो होता है उसको अपने पास में ना जमा करके रखता है एक रिज़र्व के तौर पे, कि इस तरीके का अगर अनफोर्सिन कोई फ्यूचर में कुछ होता है तो मैं क्या करूं, पैसे को दे पाऊं। तो ये जो RBI होगा, इसने बैंक जब इसका खुला, ये उसके हिसाब से ये 15-15 दिन पर क्या करता है, एक रेशियो फिक्स अमाउंट में RBI के पास में डिपॉजिट करके रखता है, रिज़र्व रेशियो जिसको कहते हैं। तो अगर ये बैंक भाग भी जाए तो उस केस में भी क्या होगा, RBI के पास इसका जो रिज़र्व पैसा है वो RBI क्या करेगा, इन बंदों को दे देगा। तो इसलिए एक रिज़र्व रेशियो बनाया गया है जिसमें क्या हो कि फ्यूचर में अगर कुछ भी गड़बड़ होती है, उस रिज़र्व रेशियो से काफ़ी हद तक चीज़ों को सही किया जा सके, ठीक है। तो अब इस रिज़र्व रेशियो में दो टर्म्स होती हैं, एक है CRR, एक होती है SLR, ठीक है। तो CRR होता है कैश रिजर्व रेशियो और SLR होता है स्टैच्यूरी लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है। तो अब देखो ये CRR और SLR में क्या है। CRR जो होता है इसमें रहता है कैश, मतलब मान लो कि जो बैंक है, बैंक के पास अभी के टाइम में सपोज मान लो 1000 करोड़ रुपए हैं, 1000 करोड़ रुपए हैं, तो उसका 4.5%, मतलब 2024 में ये रेट है, तो 4.5% के हिसाब से जो भी कैश बनेगा वो उसको RBI के पास रखना पड़ेगा। और ये चेंज होता रहेगा क्योंकि बैंक का डिपॉजिट प्लस माइनस होता रहेगा, कस्टमर कुछ निकालेंगे, कुछ ज़्यादा जमा करेंगे। तो जैसे जैसे ये चेंज होता रहता है तो उसके हिसाब से जो भी ज़्यादा कम अमाउंट होता है वो बैंक में रखते जाते हैं, ठीक। और ये 15-15 दिन के हिसाब से कैलकुलेट होता है। फिर इसके बाद SLR हो गया। अब SLR में क्या होता है, जो बैंक होता है कुछ अमाउंट वो कैश में, कुछ अमाउंट उनका जो गोल्ड होता है वो, और कुछ अमाउंट RBI की सिक्योरिटीज़ वगैरह होती है, इन सब के फॉर्म में उसको टोटल कितना रखना पड़ता है, 18% रिज़र्व में RBI में रखना पड़ता है, ठीक है। तो ये है रिज़र्व रेशियो। तो इस पे क्वेश्चन इस रेट पे भी पूछ सकता है, या CRR क्या है, SLR क्या है, ये भी पूछ सकता है, ठीक है। ये क्लियर हो गया, ठीक। अब इसके बाद होता है ओपन मार्केट ऑपरेशन। देखो ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या होती हैं कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती हैं। एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ उससे पहले, एक मिनट। हमें देखो इन्फ्लेशन से अगर लड़ना है, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पैसे को मनी को, ये जो मनी है उसको मार्केट से क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। क्लियर है, ठीक। तो अब देखो ये ऐसा CRR और SLR कैसे कंट्रोल होता है, मतलब इससे क्या फ़र्क पड़ता है, कैसे पैसा कम होगा, मेन क्वेश्चन तो यही है। अगर मान लो RBI ने कहा कि भाई अब से तुम SLR 18% नहीं 30% होगा, मतलब आपको पहले 100 में से वो 18 रुपये रखते थे जमा,
तो वो यूज़ कर पाते थे कितना, 82 रुपये यूज़ कर पाते थे, 82। लेकिन अब वो 30 रुपये अगर रखेंगे तो वो यूज़ कर पाएंगे 70। तो 70 रुपये मतलब बैंक के पास क्या हो गया, पैसा कम हो गया। जब बैंक के पास पैसा कम होगा तो वो कस्टमर को भी क्या करेगा, पैसा कम देगा। और कम पैसे में बैंक को अपना खर्चा भी चलाना है, तो बैंक क्या करेगा, जो उधारी में देता था, उधारी में मान लो वो कहता था कि भाई आपको 13% रुपये ब्याज है, तो अब वो 13 की जगह उस परसेंट को क्या कर देगा, 20% कर देगा। तो उन्होंने क्या कर दिया, अपना लोन का इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया। तो लोन का इंटरेस्ट रेट जब बढ़ गया तो बंदे क्या होंगे, जो खरीदने वाले थे वो कम खरीदेंगे, क्योंकि भाई लोन का रेट बढ़ा हुआ है। तो मार्केट में क्या हो गया, पैसा अपने आप कम हो गया, क्योंकि बैंक के पास पैसा ही नहीं है देने को, और बैंक के पास पैसा नहीं है तो पैसा कम हो गया। जब पैसा कम हो गया तो इन्फ्लेशन को हमने क्या कर लिया, कंट्रोल कर लिया, और ये हम पीछे सीख चुके हैं। तो इस तरीके से बैंक CRR और SLR को अप डाउन करके कंट्रोल कर सकता है। सेम एज ओपन मार्केट ऑपरेशन, इसमें क्या होती हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती हैं। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में क्या होगा, जैसे मान लो कि RBI है, RBI को क्या करना है, RBI क्या करेगी कि अपने कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ किसी बैंक को बेच देगी। तो जब वो बैंक को बेच देगी तो वो जो बैंक है, वो बैंक क्या करेगा, इस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का पैसा जो है वो RBI को देगा। अब जब वो RBI को देगा तो इस बैंक के पास जो पैसा था वो पैसा नहीं है। तो जब वो पैसा नहीं है तो मार्केट में अब वो पैसा बैंक नहीं दे सकता। तो मार्केट में जब वो पैसा नहीं दे सकता है तो क्या हो गया, उस टाइम पर मनी कम हो गया मार्केट में, तो इन्फ्लेशन क्या हो गया, कंट्रोल हो गया। और इसी का अपोजिट डिफ्लेशन में चलता है। मतलब उस केस में क्या करेगी, RBI क्या करेगी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जो है, मतलब इससे पहले हमने क्या देखा, उसने बैंक को गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेची, अब वो बैंक से गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदेगा। जब बैंक से गवर्नमेंट सिक्योरिटी दोबारा खरीदेगा तो RBI क्या करेगा, उसके अगेंस्ट में पैसे देगा। ठीक, तो इस तरीके से मार्केट ऑपरेशन में हम क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं चीज़ों को। अब इसके बाद क्या है कि हाँ, इसमें थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड वाला क्या है, थर्ड वाला है रेट्स। अब देखो बहुत सारे रेट हैं, मैं शॉर्ट में आपको बताता हूँ कि क्या क्या होता है। देखो सबसे पहले आता है क्या, बैंक रेट। बैंक रेट क्या होता है, जब RBI है और ये बैंक है, जब RBI किसी बैंक को क्या देगा, लोन देगा, क्योंकि भाई बैंक है, बैंक के पास जब ज़रूरत पड़ती है वो RBI के पास भागते हैं। तो जब ये लोन जो है, अगर जनरली हम देखें लॉन्ग टर्म होता है तो इसको हम क्या कह देते हैं, बैंक रेट कह देते हैं। क्लियर है, ठीक। फिर इसके बाद आता है जिसको हम कह देते हैं रेपो रेट। रेपो रेट क्या होता है, जब RBI किसी बैंक को शॉर्ट टर्म में अगर कोई लोन दे तो उसको हम कह देते हैं क्या, रेपो रेट कह देते हैं। क्लियर है। अब देखो इससे कैसे कंट्रोल होता है पैसा। देखो ये बैंक है, RBI है, और ये बैंक है। तो भाई अभी इस बैंक को मान लो 100 करोड़ की ज़रूरत है, तो RBI ने क्या करा, पहले रेपो रेट जो था वो मान लो 10% था, 10 से उसने क्या कर दिया, उसको RBI को पता है कि भाई इन्फ्लेशन मार्केट में बहुत चल रहा है, उसको कंट्रोल करना है, तो RBI ने क्या करा, 10 से 15% कर दिया पैसे को, कि भाई अब आपको 10 नहीं 15% ब्याज देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो 15% देना पड़ेगा, तो बैंक जो है वो क्या करेगी, एक तो RBI से लेना कम कर देगी। क्यों लेना कम कर देगी, क्योंकि भाई इंटरेस्ट रेट काफ़ी ज़्यादा है, तो बैंक के पास पैसा कम हो जाएगा ऑलरेडी। और अगर बैंक इससे लेती भी है तो इसका मतलब अब बैंक को 10 की जगह 15% देना है। तो जब बैंक को 15% देना है तो यही 100 करोड़ जब वो किसी कस्टमर को कितने में, सपोज़ 20% ब्याज पे देती थी, क्योंकि भाई बीच में उसको कमाना है, तो अब वो 20% पे ना दे के 30% पे देगी। बैंक भी अपना रेट बढ़ाएगी क्योंकि RBI ने बढ़ा लिया। तो जब बैंक अपना रेट बढ़ाएगी तो कम कस्टमर क्या करेंगे, बैंक से लोन लेंगे उस टाइम पर, तो कस्टमर के पास पैसा कम हो जाएगा, तो इसका मतलब मार्केट में पैसा कम हो जाएगा। मार्केट में पैसा कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो फिर से इन्फ्लेशन को धीरे धीरे कंट्रोल कर लिया जाएगा। तो जो मेनली क्या होता है, क्वांटिटेटिव में ये जो रेपो रेट होता है, इस रेपो रेट से ही मार्केट को कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, इनडायरेक्टली। ऐसे ही एक होता है जिसको हम कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, उल्टा। मतलब जब RBI को पैसों की ज़रूरत होती है और वो किसी बैंक से क्या करती है, उधार लेती है एक फिक्स्ड इंटरेस्ट पर, कि भाई मैं इतना इंटरेस्ट दूंगा, और वो क्या होता है जनरली रेपो रेट से कम होता है 1%। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखोगे
कि आरबीआई जो है वो अगर बैंक से लोन ले उस केस में उसको हम कह देते हैं रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, ये तो था क्वांटिटेटिव। अब ऐसे ही एक होता है क्वालिटेटिव। देखो इसमें इतना समझने का नहीं है, ये आपके पेपर में आएगा नहीं, बहुत ऊपर के लेवल का हो जाता है उस टाइम पर। मैं बस ऐसे ही बता दे रहा हूँ जनरल सेंस में। देखो होता क्या है, इसमें एक होता है जिसको हम कहते हैं मार्जिन, लोन टू वैल्यू रेशियो। इसमें क्या होता है कि जैसे आरबीआई फिक्स कर देता है कि सपोज़ कोई बंदा लोन लेने आ रहा है, तो उस केस में जैसे वो कुछ गिरवी रख रहा है, गिरवी रखने के बाद जैसे 10 रुपये का उसने कोई चीज़ गिरवी रखा, तो हम उसको 10 रुपये ही नहीं देंगे, हम उसको क्या करेंगे 7 रुपये लोन में देंगे। तो अगर आरबीआई क्या करे, इसको 7 से 8 कर दे, तो मार्केट में पैसा ज़्यादा हो जाएगा और इन्फ्लेशन आ जाएगा, मतलब चीज़ें महंगी होंगी। लेकिन अगर आरबीआई इसको कह दे कि आप 7 नहीं 6 रुपये दोगे, तो मार्केट में पैसा कम हो जाएगा, तो इससे भी वो क्या करेगा, डायरेक्ट कंट्रोल कर लेगा। तो इसको डायरेक्ट कंट्रोल क्यों कहा जाता है, क्योंकि मान लो कि किसी भी सेक्टर में लोन दिया जा रहा है, तो डायरेक्ट उस सेक्टर पे इम्पैक्ट दिखता है कि भाई क्या चल रहा है। जैसे गोल्ड लोन में इस तरीके का कर दिया आरबीआई ने। ठीक है, फिर इसके बाद एक आता है जिसको हम कहते हैं कंज्यूमर क्रेडिट कंट्रोल, यानी इसी को हम डाउन पेमेंट भी कहते हैं। डाउन पेमेंट क्या होगा कि जैसे मान लो कि आपकी 1 लाख की गाड़ी थी, आपने डाउन पेमेंट में निकाली। डाउन पेमेंट में पहले 30,000 रुपये देने पड़ते थे। 30,000 मतलब फर्स्ट टाइम आप 30,000 दोगे, बाकी इंस्टॉलमेंट धीरे धीरे चलेगी। लेकिन अगर मैं इस डाउन पेमेंट को कम कर दूं, इसको 10 कर दूं कि आपको 10,000 ही देने हैं, तो ज़्यादा बंदे खरीद पाएंगे, क्योंकि हो सकता है कि 30,000 भी बहुत बंदे अफोर्ड ना कर पाएँ। तो 10,000 में जब बंदे ज़्यादा खरीदेंगे, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हम फिर से पैसे को कंट्रोल कर लेंगे उस सेक्टर में। क्लियर है। इसी तरीके से मॉरल सुएशन होता है, मतलब आरबीआई डायरेक्ट कह सकती है बैंक को कि मतलब बैंक या जो भी है उनके जहाँ से कंट्रोल होता है कि भाई आप रेट को कम करो, आप रेट को बढ़ाओ, हमें मंदी से इन्फ्लेशन से लड़ना है। ठीक है, तो मैंने बता दिया क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव कंट्रोल। अब नेक्स्ट देखते हैं जिसको हम कह रहे हैं फिजिकल पॉलिसी। देखो ये सिंपल टर्म में है क्या, ये सिंपल सा है, इसी को बजट पॉलिसी कहते हैं। जो बजट आता है उस बजट में गवर्नमेंट करती क्या है, जो बजट आता है उस बजट में गवर्नमेंट कहती है कि भाई गवर्नमेंट के इतने खर्चे होने वाले हैं, गवर्नमेंट को इतना पैसा आएगा। ठीक है, रेवेन्यू जो है, तो यही क्या है, बजट है। सिंपल है एकदम। फिजिकल पॉलिसी क्या है कि भाई इतना कुछ नहीं, ये सिंपल है कि भाई गवर्नमेंट के कितने खर्चे हैं और गवर्नमेंट को कितना पैसा आने वाला है, टैक्स वैक्स फलाना ढिमकाना से, जिससे हम इकोनॉमी को किस तरफ ले जाएंगे या इकोनॉमी कैसी रहने वाली है, वही क्या है, फिजिकल पॉलिसी है। क्लियर है। अब फिजिकल पॉलिसी जो होता है इसमें 3 मेन फैक्टर्स होते हैं। पब्लिक एक्सपेंडिचर, मतलब हमारे जो गवर्नमेंट है इन हमारे खर्चे कितने हैं। टैक्सेशन, कितना हम रेवेन्यू जो है वो ले पाएंगे, निकाल पाएंगे, जैसे जो इनकम टैक्स हो गया, डायरेक्ट टैक्स हो गया, इन सब से हम कितना रेवेन्यू उठाएंगे। क्योंकि भाई सिंपल है, अब जब मैं खर्चा करूँगा, मान लो मेरे को दिख रहा है कि इस ईयर हमारा 100 करोड़ रुपए खर्चा होने वाला है, तो मुझे ये भी पता होना चाहिए ना कि मेरे को इस ईयर कितना पैसा आएगा लोगों से या टैक्स से, किसी भी चीज़ से। तो अगर मान लो वो 80 करोड़ है, तो मुझे पता है कि भैया 20 करोड़ का तो अब भी झोल है, तो 20 करोड़ मैं क्या करूँगा, उधार लूँगा। तो ये उधार ही क्या है, पब्लिक बोरोइंग है। तो समझ आया आपको मेजर्स क्या है, एक्सपेंडिचर कितना है, कितना हमें मिलने वाला है और कितना हम उधार लेंगे। ठीक, तो फिजिकल पॉलिसी 3 तरीके की होती है। एक होती है न्यूट्रल। न्यूट्रल में क्या होता है कि कितना खर्च होगा और कितना आएगा, दोनों ही अगर इक्वल हो तब वो हो जाता है न्यूट्रल, जीरो। एक होता है एक्सपेंशनरी फिजिकल। एक्सपेंशनरी मतलब एक्सपेंस जिसमें ज़्यादा हो गया, ऐसे आप याद रखोगे। तो गवर्नमेंट का खर्चा अगर ज़्यादा हो और उसको कम रहा हो, तो उसका मतलब क्या होगा, वो एक्सपेंशनरी हो गया, माइनस में चला गया डेटा। और फिर उसी की तरह एक होता है कॉन्ट्रैक्शनरी फिसल, ये उल्टा हो गया, इसमें माल ज़्यादा आ रहा है और खर्चा कम हो रहा है, तो इसको हम कह देते हैं कॉन्ट्रैक्शनरी फिसल पॉलिसी। ये 3 टाइप्स हैं इसके। तो देखो ये एक चार्ट है, इसमें मैं पूरा बता दूंगा आपको, कहीं कुछ भी और देखने की ज़रूरत नहीं है। देखो होता क्या है, मैं गवर्नमेंट, एक होता है बजट रिसिप्ट, एक होता है बजट एक्सपेंडिचर। कहने का मतलब गवर्नमेंट को कितना पैसा आने वाला है इस ईयर में और गवर्नमेंट कितना पैसा खर्च करने वाली है इस ईयर में। ठीक है, तो कितना आने वाला है इसको हम देखते हैं। देखो 2 तरीके से पैसा आता है, एक रेवेन्यू से आता है और एक कैपिटल से आता है।
रेवेन्यू का मतलब जो भी टैक्सेस होते हैं उनसे जो पैसा आएगा, मतलब टैक्स वगैरह से जो हम कलेक्शन करते हैं कि कहीं पर कुछ प्रॉफिट हो गया या कहीं पर कोई लोग ने टैक्स दिया, उन सब से जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो कहलाएगा रेवेन्यू रिसिप्ट। कैपिटल, कैपिटल मतलब जो हमारे बड़े बड़े, मतलब किसी को हमने उधार दिया था उसका पैसा आने वाला है, या कोई प्रॉपर्टी जो थी उसका हमने सेल कर दिया कुछ इस तरीके से, तो इन सारी चीज़ों से जो आता है उसको हम कहते हैं कैपिटल रिसिप्ट, जो एसेट होते हैं। ठीक है, और रेवेन्यू में ऐसा होता है कि जो एसेट वगैरह नहीं होते। ठीक, तो अब देखो रेवेन्यू रिसिप्ट में क्या है, रेवेन्यू रिसिप्ट में दो तरीके के होते हैं, एक जो टैक्स से हमें पैसा मिल रहा है और एक ऐसे जो नॉन टैक्स से आ रहा है। अब टैक्स में दो तरीके के टैक्स होते हैं, ये क्वेश्चन भी पूछता है कि डायरेक्ट टैक्स में कौन सा आता है और इनडायरेक्ट टैक्स में कौन सा आता है। तो देखो डायरेक्ट टैक्स आप कैसे ध्यान रखोगे कि ऐसा टैक्स जिसमें हम गवर्नमेंट को डायरेक्ट पे कर देते हैं उसको डायरेक्ट टैक्स कहा जाता है। इनडायरेक्ट जिसमें हम इनडायरेक्टली पे करते हैं, लाइक हमने एक बिस्कुट खरीदा तो बिस्कुट में भी आप देखते हो कि उसमें भी कुछ टैक्स लगा है, लेकिन वो टैक्स हम दुकानदार को दे रहे हैं एक्चुअल में, और वो दुकानदार फिर रीसेलर को दे रहा है, फिर वो मैन्युफैक्चरर को दे रहा है, फिर वो मैन्युफैक्चरर गवर्नमेंट को दे रहा है। तो वो इनडायरेक्ट टैक्स है, मतलब मेरा टैक्स इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को गया इस तरीके से घूम घूम कर। डायरेक्ट टैक्स जैसे इनकम टैक्स, मैंने सीधा क्या करा, फाइल करा अपना इनकम टैक्स, गवर्नमेंट जो भी पैसा था वो गवर्नमेंट को सीधा दे दिया। कॉरपोरेशन टैक्स हो गया, जो कंपनी का टैक्स होता है। एक्सपेंडिचर टैक्स हो गया, वेल्थ टैक्स हो गया, मतलब खर्चे वगैरह में क्या होता है कि डायरेक्ट हम क्या करते हैं गवर्नमेंट को पे करते हैं, स्टेट ड्यूटी। उसी तरीके से इनडायरेक्ट टैक्स में हो गया सेल्स टैक्स। सेल्स टैक्स वही जो अभी मैंने बताया कि एक दूसरे को बेच रहा है, दूसरा तीसरे को बेच रहा है, तो जो टैक्स है वो घूमते घूमते जा रहा है गवर्नमेंट के पास में। कस्टम ड्यूटी हो गया, कुछ माल बाहर भेजना है तो उस पर जो टैक्स है। एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स मतलब हमने कोई सी भी सर्विसेज हम दे रहे हैं तो उसके अगेंस्ट में जो टैक्स देंगे। वैट हो गया, वैल्यू एडिड टैक्स। तो ये सारे जो हैं वो इनडायरेक्ट टैक्स में आते हैं। फिर इसके बाद आता है नॉन टैक्स। नॉन टैक्स मतलब ऐसा रेवेन्यू जो टैक्स से नहीं आ रहा है। वो कैसा हो गया, जैसे मान लो कोई कंपनी है, ईटीसी, उसका हमें कोई इंटरेस्ट मिल रहा है। ठीक है, अब कोई नया बिजनेस है, कोई शेयर है, ठीक है, स्टॉक्स है, उससे अगर कोई प्रॉफिट और डिविडेंड आ रहा है तो वो नॉन टैक्स में चला जाता है। कहीं से हमें कोई फ़ी, जैसे मान लो कि जो पोस्टल स्टैम्प वगैरह हो गई, उन सब से हमें पैसा वगैरह मिल रहा है। अब जैसे मान लो कि कोई जो रेलवे टिकट वगैरह हो गई, तो इन सब से जो पैसा आ रहा है वो सब किस में आ रहा है, नॉन टैक्स रेवेन्यू में आ रहा है, क्योंकि वो टैक्स का पैसा नहीं है। फिर इसके बाद कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट में मान लो हमने क्या करा था, किसी स्टेट को या किसी कंपनी को, किसी को भी लोन दिया था, उसका रिकवरी अगर हो जाता है तो वो पैसा सडन आ गया हमारे पास में। डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट देखो क्या होता है कि जैसे मान लो मेरे पास क्या थे कि कोई ओएनजीसी कंपनी थी, ओएनजीसी कंपनी के शेयर थे, तो मैंने उन शेयर्स का क्या कर दिया कि कुछ परसेंट, 10% क्या कर दिया, मार्केट में सेल कर दिया, मार्केट में शेयर होल्डर बना दिए, तो वो 10% का जो पैसा आया वो क्या है, कैपिटल रिसिप्ट है, और इसी को हम कह देते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। ठीक है, बोरोइंग, कुछ उधार दिए थे वो वापस मिल गए। ऐसे ही पीएफ का जो पैसा है, ठीक है, कंपनी मतलब लोगों का पैसा जो पीएफ में जमा होता है वो भी एक कैपिटल रिसिप्ट है। क्लियर है? ठीक। अब इसके बाद आता है इसके अंदर क्या, एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर क्या है, देखो एक्सपेंडिचर में दो तरीके के खर्चे हैं। जिस तरीके से, दो तरीके से हमने पैसे निकाले मार्केट से जो गवर्नमेंट को मिले, उसी तरीके से उन्हीं में ही खर्चे भी होते हैं। तो सेम रेवेन्यू में खर्चा होता है और कैपिटल में खर्चा होता है। कैसे, जैसे मान लो ये इनकम टैक्स है, तो इसमें क्या हो गया, जैसे सरकारी जो एम्प्लॉयज़ हैं वो भी इनकम टैक्स भरते हैं, तो उनका जो पैसा है वो कौन देती है, गवर्नमेंट देती है ना, तो वो गवर्नमेंट का खर्चा है। तो इसी चीज़ को हम कहते हैं कि जो सैलरीज हो गई, जैसे ये वाला पेमेंट, सैलरीज, पेंशन, ये सब क्या है, गवर्नमेंट का खर्चा है। तो ये क्या है, एक्सपेंडिचर है जो रेवेन्यू में जा रहा है, मतलब जो ना तो एसेट बना रहे हैं ना ही कोई लाइबिलिटी है, बट स्टिल हमें देना है। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, अब किसी का लोन है या कुछ भी है तो उस पर कुछ इंटरेस्ट जो देना है वो भी हमारा खर्चा है। ठीक है, सब्सिडीज़ जो हम देते हैं वो भी गवर्नमेंट का खर्चा है। फ्री एजुकेशन चल रहे हैं, हमारे हॉस्पिटल्स हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल, तो भाई उसमें भी डॉक्टर्स का पैसा है, ऑपरेशन चार्जेस हैं, मेडिकल जो मेडिसिन्स वगैरह हैं उन सब का खर्चा है, वो सब रेवेन्यू में जाएगा। सेम एज डिफेंस सर्विसेज है कि भाई अगर डिफेंस में तो पैसा हमें खर्च करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर हमें चाइना से लड़ना है, पाकिस्तान से लड़ना है, तो हमें डिफेंस अपना स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा।
ऐसे ही कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, जैसे मान लो आपने देखा होगा नए रोड बन रहे हैं, ब्रिज बन रहे हैं, बिल्डिंग बन रहे हैं, तो उसका भी एक पैसा है, तो वो किस में, कैपिटल में जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो है ये एसेट बन रहा है, हमारी जो कंट्री है उसका एसेट बन रहा है, ठीक है। और ऐसे ही हमने क्या करे, जैसे मान लो कुछ ज़मीन खरीदी, कुछ मशीन खरीदी, तो ये भी क्या है, एसेट है। हमने किसी कंपनी के शेयर में कहीं पर इन्वेस्टमेंट किया, वो भी क्या है, एसेट बन रहा है। सेम एज रीपेमेंट ऑफ लोन्स, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक। अब इसके अंदर एक टर्म आती है जिसको हम कहते हैं बजट डिफिसिट। देखो डेफिसिट का सिंपल सा मतलब होता है जब आपके खर्चे ज़्यादा हो जाए, जब एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाए और आपको जो मिल रहा था, मतलब जहाँ से रेवेन्यू आ रहा था या रिसिप्ट जो था, जिसको हम कह रहे हैं रिसिप्ट या रेवेन्यू, वो कम हो जाए, तो आप क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा आपका। तो इसी को हम कहते हैं बजट डेफिसिट। मतलब अपनी जो निर्मला सीतारमन जी हैं वो एक बजट लेकर आई जिसमें खर्चा ज़्यादा हो गया, रिसिप्ट कम हो गया, तो हम कह दे देंगे कि भाई ये बजट डेफिसिट है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ये जीरो रहता है हमेशा। अब जीरो क्यों रहता है? जैसे मान लो कि बजट डेफिसिट में एक्सपेंडिचर जो था 20 करोड़ का, पता हमने अनुमान लगाया कि भाई 20 करोड़ का खर्चा होगा, लेकिन उसी में हमने अनुमान लगाया कि हमारे पास आ रहे हैं सिर्फ 15 करोड़ इस साल, तो 5 करोड़ क्या है, माइनस में है। तो हम क्या करते हैं, ये 5 करोड़ जो है उधार ले लेते हैं, और उधार जब ले लिया तो यहाँ पर 5 करोड़ आ गया, तो यहाँ पर जब 5 करोड़ आ गया तो ये भी क्या हो गया, 20 करोड़ हो गया। तो जब दोनों 20 करोड़ हो गए तो ये क्या हो गया, जीरो हो गया। तो बजट डेफिसिट जीरो होता है। तो भाई अगर जीरो ही हो जाए तो पता कैसे चलेगा कि भाई गवर्नमेंट कितनी सक्सेसफुल है, अनसक्सेसफुल है? इसलिए एक टर्म लाया गया जिसको हम कहते हैं फिजिकल डिफिसिट। मतलब इसमें क्या कहा, इसमें कहा कि आपका जो एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू और रिसिप्ट है, उसमें से आप क्या करोगे, आपने जो उधार लेना है उसको आप माइनस करोगे। कहने का मतलब है यहाँ पर मैंने क्या किया था, 5 करोड़ उधार ले लिया था जिसकी वजह से ये 20 करोड़ हो गया था, और ये 20 करोड़ पहले से था, तो अब इसको मैं माइनस कर दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, 15 करोड़ ही हो जाएगा दोबारा से। और एक्चुअल में क्या हो गया, 5 करोड़ का घाटा है जो एक्चुअल टर्म है। तो इसी को ये हम क्या कह देते हैं, फिजिकल डिफिसिट कह देते हैं। या ये इतना भी आपको नहीं समझ आ रहा है फिजिकल डिफिसिट में, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि सिंपल उधारी उधारी हटाओ, एक्सपेंडिचर कितना था 20 करोड़, रिसीव कितना हुआ था 15 करोड़, कितना ज़्यादा खर्चा हो रहा है, 5 करोड़ का एक्स्ट्रा खर्चा है, तो ये क्या है, फिजिकल डिफिसिट है। फिर इसके बाद आता है प्राइमरी डिफिसिट। देखो प्राइमरी डिफिसिट क्या होता है, अब जैसे ये जो गवर्नमेंट है 5 करोड़ इसका खर्चा है, तो ये गवर्नमेंट कहेगी कि भाई इसमें जो एक्सपेंडिचर में पुरानी गवर्नमेंट थी वो कांग्रेस की थी, तो कांग्रेस ने पहले से ही लोन ले रखा था, तो उसमें मेरे को 2 करोड़ रुपए तो अलग से देना पड़ रहा है। मतलब मेरा एक्चुअल एक्सपेंडिचर 18 करोड़ का है और 2 करोड़ तो मैं कांग्रेस का ही भुगतान कर रही हूँ लोन का। तो इस केस में ताकि पार्टी दिखा पाए कि एक्चुअल में इतना ज़्यादा नहीं है, पिछली वाली पार्टी ख़राब कर गई है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये 20 करोड़, सॉरी नेट डिफरेंस कितना था, नेट डिफरेंस 5 करोड़ का था, और इंटरेस्ट 2 करोड़ का हम कांग्रेस वाला दे रहे हैं, तो 3 करोड़ का एक्चुअल में डेफिसिट है। प्राइमरी डेफिसिट का मतलब जो आपका नेट डेफिसिट है उसमें आप पिछले फाइनेंशियल ईयर या पिछली बार जो भी गवर्नमेंट थी या कुछ भी था, पिछली बार का जो इंटरेस्ट आप दे रहे हो उसको माइनस आप करते हो, ठीक है। अब इसके बाद आता है जीडीपी, जिसको हम कहते हैं ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसको सिंपल टर्म में आपको समझना है, तो इसका सिंपल सा मेथड है कि भाई इंडिया है, इंडिया के अंदर क्या बन रहा है, क्या प्रोड्यूस हो रहा है एक गिवन पीरियड टाइम में, उसको अगर हम कैलकुलेट करें तो वो कहलाता है जीडीपी। यही इसकी डेफिनेशन भी है, सिंपल टर्म में यही जीडीपी है। अब देखो कैसे करना है, देखो जीडीपी निकालने के 3 मेथड होते हैं। एक होता है जिसको हम कह देते हैं एक्सपेंडिचर मेथड, मतलब लोग कितना खर्च कर रहे हैं। अगर हमें ये पता चल जाएगा कि भाई लोगों ने कितना खर्च किया, तो हमें ये पता चल जाएगा जब उन्होंने खर्च किया तो उसके रिस्पेक्ट में कुछ ना कुछ ख़रीदा होगा, तो जब ख़रीदा होगा तो हमें ये पता चल जाएगा कि भाई वो ख़रीदी हुई जो वैल्यू है वो खर्च करने वाली वैल्यू के इक्वल होगी। तो इससे हमें ये पता चल जाएगा कि कितना डोमेस्टिकली प्रोडक्ट बना या प्रोडक्शन हुआ, ठीक है। और एक होता है जिसको हम कह देते हैं प्रोडक्शन मेथड। प्रोडक्शन मेथड मतलब कितना प्रोड्यूस हुआ, अगर उसी का ही हमें डायरेक्ट पता चल जाए तो भाई वो भी जीडीपी कहलाएगा। फिर एक होता है इनकम मेथड। इनकम मेथड में क्या होता है कि मान लो
कि हमने टोटल इनकम निकाल ली पूरी कंट्री की, टोटल इनकम निकाल ली, तो अब हमें ये पता है कि भाई ये जो इनकम है, इस बंदे के पास ये पैसा है तो ये किसी पे खर्च करेगा। तो जब वो खर्च करेगा तो वो क्या है, जीडीपी में आएगा। क्यों? क्योंकि जीडीपी क्या है कि कुछ प्रोड्यूस हो रहा है, जब प्रोड्यूस होगा तो उस बंदे को कोई ना कोई खरीदेगा, और कैसे खरीदेगा, जब उसके पास पैसे आए होंगे। तो इसलिए इनकम मेथड। तो 3 मेथड होते हैं, एक्सपेंडिचर मेथड, प्रोडक्शन मेथड, इनकम मेथड। क्लियर है? तो हम सबसे पहला वाला मेथड देखते हैं जिसको हम कह रहे हैं क्या, एक्सपेंडिचर मेथड। अब देखो क्या है कि इसके अंदर हेलो, ठीक है। तो देखो इस जो ये एक्सपेंडिचर वाला मेथड है, इसके अंदर फॉर्मूला होता है CIGXM। तो आप इसको याद रख लोगे, चिग्ज़म। ठीक है। तो इसके अंदर देखो 3 चीज़ें हैं। एक कंजम्पशन कितना हुआ, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर कितना हुआ, इन्वेस्टमेंट मतलब जो कंजम्पशन में खर्चा है, हम लोग जितना भी कंज्यूम कर रहे हैं उस, तो जब हम कंज्यूम करेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ खर्च करेंगे, तो वो एक्सपेंडिचर। ठीक है। ये एक्सपेंडिचर, ये कंजम्पशन कुछ भी हो सकता है। ठीक है। जैसे आपने क्या कहते हैं, खाना बनाने में कुछ खर्च किया, या कहीं पर कुछ हमने सामान खरीदा उसमें कुछ कंज्यूम किया, तो ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो गया। अब उसके बाद इसके साथ में जैसे ये खर्चा हो गया, अब उसके साथ में गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के भी अपने कुछ खर्चे हैं। जैसे गवर्नमेंट ने सैलरी दी, गवर्नमेंट ने पेंशन दिया, गवर्नमेंट ने मान लो कोई स्कूल बना तो उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा दिया, तो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर हो गए। फिर उसके बाद आता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। मतलब जैसे कुछ लोगों ने क्या करा, कोई प्रॉपर्टी खरीदी, या हम ये गवर्नमेंट ने कुछ प्रॉपर्टी खरीदी, या जो भी एक्सपेंडिचर खर्चा जो इन्वेस्टमेंट में हुआ, तो ये 3 जब हम खर्चे निकाल लेते हैं तो हमें मोटा मोटी ये पता चल जाता है कि वो बना भी होगा। तो जब वो बना होगा तो उसके पीछे खर्चा हुआ, तो उस रेट को जब हम जोड़ते हैं तब हम पहुंच जाते हैं किसकी तरफ, जीडीपी की तरफ। जैसे हमने ये देखा कि कंजम्पशन में कितना खर्चा हुआ, गवर्नमेंट के कितने खर्चे थे, एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट कितना हुआ, उस पर कितना खर्चा हुआ, वो प्लस में इसके अंदर एक टर्म आती है जिसको हम कहते हैं X माइनस M, नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट मतलब क्या है कि इंडिया में टोटल कितना इंपोर्ट हुआ और कितना एक्सपोर्ट हुआ। मतलब जो देखो, मान लो कि कोई एक्सपोर्ट हुआ, कोई गाड़ी यहाँ बनी और बनकर क्या हो गई, एक्सपोर्ट हो गई, वो चली गई। ठीक है। तो एक्सपोर्ट, और कोई माल जो है वो क्या हो गया, इसके अंदर आ गया, जिसको हम कह रहे हैं क्या, इंपोर्ट। क्लियर है? तो इसी का X और इसी का M बनाया गया है। तो जो मतलब चला गया, तो जो चला गया वो क्या है, वो बना तो इंडिया में ही था ना। तो अभी हमने डेफिनेशन क्या देखी कि कोई सी भी चीज़ जो इंडिया के अंदर प्रोड्यूस हो रही है वो जीडीपी में आएगी। तो जो एक्सपोर्ट हुआ वो था तो इंडिया का ही माल, तो हम उसको क्या करेंगे, प्लस कर देंगे एक्सपोर्ट। और जो इंपोर्ट हुआ वो तो फॉरेन कंट्री में बना है ना, तो वो इंडिया में नहीं बना है, तो उसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो वो हो गया माइनस। तो ये 2 पार्ट निकाल कर जब हम इसमें जोड़ देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, जीडीपी मिल जाता है, चिग्ज़म। मतलब कंजम्पशन, गवर्नमेंट का खर्चा, कितना इन्वेस्टमेंट हुआ और कितना हमने एक्सपोर्ट किया वो प्लस करेंगे, और कितना इंपोर्ट हुआ उसको माइनस कर देंगे। क्लियर है? तो ये जो निकलता है इसको हम कह देते हैं जीडीपी एट द रेट करेंट प्राइस। फिर एक टर्म आती है जिसको हम कहते हैं जीडीपी एट द रेट कांस्टेंट मार्केट प्राइस। ये क्या होता है, 2011 के हिसाब से हम ये देखते हैं कि भाई कितना इन्फ्लेशन हुआ, और जब उस इन्फ्लेशन के साथ इस करंट प्राइस को कंपेयर किया जाता है, एडजस्ट किया जाता है, तो उस केस में हम उसे कह देते हैं जीडीपी एट द रेट कांस्टेंट मार्केट प्राइस। क्लियर है? फिर सेकंड मेथड है जिसको हम कह देते हैं प्रोडक्शन मेथड। ये सिंपल सा छोटे में बता देता हूँ, ग्रॉस वैल्यू एडिट जिसको हम कह रहे हैं। तो देखो इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर मान लो हमने एक और है, इसकी अभी कोई वैल्यू नहीं थी, फिर हमने क्या करा है, इसको दोबारा से प्रोसेस किया, इससे स्टील बनाया, फिर इससे हमने सपोज इंजन बनाया, और इंजन से हमने क्या बनाया, गाड़ी बनाई। इस जब ये रॉ था इसकी वैल्यू 0 थी शुरू में, एकदम शुरू में। फिर जब इसको थोड़ा सा प्रोसेस किया, 1 लाख रुपए वैल्यू बनी, फिर इंजन बनाया, 5 लाख रुपए वैल्यू बनी, फिर गाड़ी बनाया, 10 लाख रुपए वैल्यू बनी। क्लियर है? ठीक। तो अगर मुझे जीवीए निकालना है तो इसके क्या तरीके हो सकते हैं।
जैसे मान लो एक तो हमने इंटरमीडिएटरी वैल्यू जोड़ दी, जैसे यहाँ पर 1 लाख रुपए का एडिशन हुआ, यहाँ पर कितना 4 लाख रुपए का एडिशन हुआ, और यहाँ पर कितना हो गया 5 लाख रुपए का एडिशन हुआ। तो जब हम इन तीनों को ऐड कर देंगे तो मुझे कितने मिले, 10 लाख रुपए मिले। तो ये 10 लाख रुपए क्या है, GVA एट द रेट बेसिक प्राइस है। क्लियर है। फिर और ये एक तरीका है। एक दूसरा तरीका क्या है कि टोटल कितने रुपए की वैल्यू यहाँ से जनरेट हुई, 1 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, यानी 16 लाख रुपए। क्लियर है। तो ये डेफिनेशन है, GVA इज द मनी वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस कॉस्ट ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन। आउटपुट कितना हुआ, 16 लाख रुपए का, और इंटरमीडिएट माइनस हमें क्या करना है, कॉस्ट ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन, यानी बीच में 1 लाख रुपए, यहाँ पर 5 लाख रुपए, यहाँ पर, तो 6 लाख रुपए बीच में इंटरमीडिएट कॉस्ट है, तो हमने -6 कर दिया, तो ये कितना हो गया, 10 लाख रुपए। तो कैसे भी करो, या तो ऐसे निकालो या ऐसे निकालो, दोनों ही क्या है, GVA है। तो ये जो GVA निकलती है ये क्या है, एट द रेट बेसिक प्राइस है। क्लियर है। अब इस GVA, ये बेसिक प्राइस है, जो रॉ प्राइस है। अब ये बाइक जब मार्केट में आएगी तो इसमें कुछ टैक्स ऐड होंगे, कुछ सब्सिडीज़ मिलेगी, तो जब टैक्स ऐड होंगे तो उसको प्लस कर दिया जाएगा, सब्सिडीज़ छूट मिलेगी तो माइनस कर देंगे। फिर जो फाइनल रेट आएगा वो होगा GDP एट द रेट करेंट मार्केट प्राइस। क्लियर है। ठीक। अब इसके बाद थर्ड मेथड है जिसको हम कह देते हैं इनकम मेथड। इनकम मेथड, देखो इनकम में क्या है कि भाई जितना लोगों के पास पैसा मिला होगा, इनकम आई होगी, उस इनकम से ही वो लोग खरीदेंगे। तो जब उस इनकम से वो लोग खरीदेंगे तो मैं कह सकता हूँ कि भाई वो जो इनकम है वो भी क्या है, GDP है। तो जैसे मान लो कोई लेबर है या कहीं पर वर्क हो रहा है, तो उससे क्या हो रहा है, उससे पैसा जनरेट हो रहा है, चाहे वो सर्विस सेक्टर हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, जहाँ पर लोग काम कर रहे हैं तो पैसा आ रहा है, वेजेस। फिर ऐसे ही कोई कैपिटल है, ठीक है, कोई स्टॉक है या मतलब कुछ भी है, कोई सिक्योरिटीज़ कुछ भी है, तो उसमें इंटरेस्ट मिल रहा है, डिविडेंड मिल रहा है। कोई बंदा है, कोई बिजनेसमैन है, वो क्या कर रहा है, कुछ ना कुछ प्रॉफिट कर रहा है, उसका अपना एक इनकम है। कोई लैंड है या बिल्डिंग है, उसमें से क्या हो रहा है, रेंट आ रहा है लोगों को, तो वो भी क्या है, एक इनकम है। तो इन चारों को जब हम जोड़ देते हैं तो हमें जो मिलता है वो होता है GDP एट द रेट फैक्टर कॉस्ट। क्लियर है। तो इसको शॉर्ट में हम कह देते हैं विपर। ये याद रख सकते हो, विप्रो होता है, ओ हटा दो, विपर कर दो, यानी वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, रेंट। क्लियर है। ये होता है फैक्टर कॉस्ट। अब मार्केट प्राइस निकालना है तो जैसे मैंने बताया कि भाई फैक्टर कॉस्ट से जब कभी भी आपको मार्केट प्राइस निकालना होगा तो हम मतलब जो ओरिजिनल कॉस्ट है उससे मार्केट प्राइस में क्या होता है, कुछ टैक्स ऐड होंगे, कुछ सब्सिडीज माइनस होगी। तो जब वो निकाल लेंगे तो वो हो जाएगा कि मार्केट में क्या प्राइस है, यानी एट द रेट करेंट मार्केट प्राइस आपको मिल जाएगा। फिर कांस्टेंट मार्केट प्राइस हमने देखा, जब 2011 के हिसाब से जब हम उसको एडजस्ट करते हैं, कंपेयर करते हैं, तो GDP एट द रेट कांस्टेंट मार्केट प्राइस कहलाता है। ठीक। अब इसके बाद आता है GNP, या जिसको हम कह रहे हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। GNP क्या होता है, जो GDP हमने देखा वो प्लस में इसके अंदर फैक्टर होता है R-P। R-P क्या है, जैसे मान लो प्रियंका चोपड़ा है तो इंडियन, बाहर काम कर रही है, तो जो मान लो अमेरिका में काम कर रही है, तो अमेरिका में जब ये काम कर रही है तो ये पैसा जो है वो ला तो इंडिया में रही है। ठीक है। और ऐसे ये आपने इनकी भी रील देखी होगी, ये है तो मतलब अफ्रीका से, नाइजीरिया से आई थिंक, तो ये है इंडिया में, लेकिन जब ये कमा रहे हैं तो ये नाइजीरिया में भेज रहे हैं उसको। तो इसी चीज़ को जब आप क्या कर दोगे कि बाहर से जो वैल्यू जनरेट हो रही है उसको प्लस, और यहाँ की वैल्यू जो बाहर चली जा रही है उसको माइनस कर दोगे, यानी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, तब जो मिलेगा आपको वो मिल जाएगा क्या, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। क्लियर है। मतलब प्रियंका वाली वैल्यू प्लस हो गई और हमारे भाईजान की वैल्यू माइनस हो गई, तो इस केस में जो हुआ उसको हम कह देते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। क्लियर है। अब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट से बनता है नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट में क्या होता है, कोई सी भी वैल्यू है उसका डेप्रिसिएशन होता है। मान लो कोई कार हमने खरीदी 5 लाख रुपए की, 1 साल बाद उसकी वैल्यू हो जाती है 4 लाख रुपए की। क्यों? क्योंकि डेप्रिसिएट हो गया, 1 साल वो चली या रही, कुछ भी हुआ, उसकी वैल्यू अपने आप कम हो गई। तो इसको ही हम डेप्रिसिएशन कहते हैं।
तो जब हम इस जीएनपी से डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं तो जो हमें मिलता है वो होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट। क्लियर है? अब इसके बाद एक टर्म आती है जिसको हम कह देते हैं नेशनल इनकम। नेशनल इनकम क्या होती है, इसको आप याद रख लो कि जब एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट को जब हम फैक्टर कॉस्ट पे कैलकुलेट करते हैं उसको हम नेशनल इनकम कहते हैं। अभी मैंने क्या बताया था आपको कि मार्केट प्राइस निकालना होगा तो आप क्या करोगे, फैक्टर कॉस्ट में प्लस टैक्स माइनस सब्सिडी करोगे, है ना। जैसे ये सिलेंडर है, ये 300 रुपये का बना था, इस पे टैक्स लगा दिया सरकार ने 400 रुपये, तो ये कितना हो गया, 700 रुपये का हो गया। फिर सरकार ने इसमें सब्सिडी दे दी 200 रुपये, माइनस हो गया, 200 रुपये की सब्सिडी दे दी, माइनस हो गया, तो ये बचा कितना, 500 रुपये। तो इसका मार्केट प्राइस 500 रुपये है, जबकि इसका बेसिक जो फैक्टर कॉस्ट वाला प्राइस है वो 300 रुपये था। क्लियर है? तो इसी को ही मैं कह रहा हूँ। तो मार्केट प्राइस निकालने के लिए हम क्या करते थे, फैक्टर कॉस्ट में टैक्स ऐड कर दिए, सब्सिडी माइनस कर दी। तो जब आपको इसको निकालना है तो क्या हो जाएगा, मार्केट प्राइस में टैक्स माइनस हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा और ये भी इधर जाएगा और सब्सिडीज प्लस हो जाएगी। तो यही कह रहा है कि जब नेट नेशनल प्रोडक्ट जो है आप फैक्टर कॉस्ट में निकालोगे तो मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडीज आप करोगे। तो भाई आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। बहुत मेहनत से मैंने बनाई है और बहुत सारी चीज़, सारे कंसेप्ट मैंने क्लियर करने की कोशिश करी है। तो देखो, आपको बहुत मज़ा आएगा। और भाई शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो, बढ़िया बढ़िया वीडियोस आ रही है, हिमांशु सर भी पढ़ा रहे हैं, उनका भी पढ़ा दिए, मतलब देख लिया करो, बहुत बढ़िया चीज़ें हैं। ठीक है? और शेयर करो अगर बढ़िया लगे तो ऐसी वीडियो।